पत्नी तो दूसरी भी मिल जाएगी। आज बेटी घर पर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। रवि जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठे, बातें करे, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता। बूढ़ा और बीमार जो हो चुका है, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज पत्नी उनके साथ ना बैठती थी और ना ही ज्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना, दवाइयाँ, सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थे। थी तो वही जो जलालत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभा गई, पर खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप सी ही रहती है। जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें जब रिया उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुश मिजाज थी वो, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था। बस एक नज़र में ही उनकी बेबाक हंसी उनके दिल को भा गई थी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इसी हंसी के वो दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा से डांट भी खा लेती। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए रवि जी भी रिया को ही डांट कर चुप कर देते थे। लेकिन रिया भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था। तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती। रवि जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद रिया का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया। उसकी कसक आज भी रवि जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने ये जानते हुए कि पत्नी सही है और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन शोभा की सगाई थी। बड़ी बहन दिशा भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। रिया और दिशा ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। रिया के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। रवि भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर रिया रसोई में काम कर ही रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कौन प्यारी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। रवि जी ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया? पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? रोना बंद करोगी तो हमें पता चलेगा ना, पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे शोभा के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ है, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं है, जरूर चोरी हो गए होंगे। अरे शुभ शुभ बोल, एक बार हमें देख लेने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या, अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा, सामान तो रिया और दिशा ही रख रही थी। हाँ तो रिया और दिशा से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से दिशा की तरफ देखा तो दिशा ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो, कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं, अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। दिशा के जवाब को सुनकर रिया दंग रह गई, क्योंकि गहने की थैली तो दिशा ही उठाकर ले गई थी।
और गहने रखे भी उसने ही थे। जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। रिया का ऐसा कहना हुआ और दिशा ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा। यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल था, कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा रिया पर दहाड़ पड़ी। खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। रिया ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, दिशा और अम्मा दोनों ही रिया पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार रिया भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगाता कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन दिशा और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर है? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने ले लेंगे हम, और वही सबके सामने उनकी इज्जत की मटिया मेल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगी और सामान चोरी करके ले जाएंगी। रिया ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस रिया, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो, अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने लिए भी है तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक रवि जी दिया पर बिगड़ गए। रवि जी के इस जवाब से दिया हक्की बक्की रह गई। मतलब रवि भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहां रिया बिल्कुल अकेली खड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। रवि के जवाब के बाद रिया की नजर दिशा से टकराई तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी? लेकिन तब तक दिशा का 10 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ, ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। उसे देखते ही दिशा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भुजक्के रह गए। उसमें शोभा के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से दिशा की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जबान से बातें करने लगे। तभी अम्मा जी बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जबान दबाकर बात करने की क्या जरूरत है? और फिर रिया से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे, बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने आशा भरी नजरों से रवि जी की तरफ देखा, लेकिन रवि तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब इतना हंगामा हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहां से रवाना हो गए। यहाँ तक कि दिशा ने भी देर नहीं लगाई और वहां से रवाना हो गई। अब घर में अम्मा, शोभा, रवि जी, मामा जी, बुआ जी और रिया ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक वह माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो की कैसे? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर रवि जी ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़ो भी, आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ही ऐठ में बोली। पर अम्मा, दिशा जीजी ने भी तो गलती की थी, आखिर रिया की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीवी के लिए अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है? लेकिन बहू
बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए था, वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तू उसका साथ दे रहा है, इससे तो मैं मर जाती तो ज़्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी तुझे दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर रवि वहां से उठा और सीधे रिया के पास कमरे में पहुंच गया और जाकर बोला, रिया क्या ऐठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफी मांग लो ना। देखो उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफी मांगू? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रहे थे, इल्जाम भी मुझ पर वो लोग लगा रहे थे, और माफी मैं ही मांगू? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनके गलती के लिए मैं क्यों माफी मांगू? रिया समझो तो। देखो पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफी मांग लो ना। रवि जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसके इस जवाब से रिया के अंदर कुछ दरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी, तो पत्नी फिर हाथ थामकर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोचकर रिया का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख ना हो, उन तक यह बात ना पहुंचे, इसलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिरकार पैर छूकर माफी मांग ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन रिया के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो आखिर दिन था जब रिया को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज्यादा किसी से बोलती थी, अब ना ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी, ना किसी से लेना ना किसी को देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते रवि जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी रिया जी अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का ग्लास था। वही पास वाली ड्रॉर में से दवाइयां निकाली और रवि जी को हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन रवि जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज में कहा, रिया अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज सुनकर रिया जी ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। रिया माफ कर दे मुझे, तेरे इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के लिए माफी मंगवाई जाती है। रिया पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफी का हकदार हूँ, मुझे माफ कर दे। रवि जी ने जोर देते हुए कहा। हम पत्नी? पत्नी का क्या है, वो तो और मिल जाती है, फिर मुझसे माफी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर रिया जी कमरे के बाहर निकल गए। लेकिन रवि जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था अब। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने राय मुझे जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।